चुनाव आज तक पर हमारे साथ हैं यशवंत जी, जो आपको बताएंगे देश का मिजाज। और ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने जा रहा है क्योंकि जो ये सैंपल का टाइम रहा है, लगभग 1 महीने का रहा है, जुलाई से अगस्त के बीच का। तो पहले तो मेरा सवाल ये था यशवंत जी कि जो सैंपल साइज़ है आपका, और हम ही नहीं बहुत सारे लोग इसे लेकर सवाल उठाते हैं कि इतने करोड़ों की जनता में ये सैंपल साइज़ थोड़ा छोटा है। नहीं, छोटा बिल्कुल नहीं है। दरअसल 150 करोड़ की जनता के लिए भी अगर आप रैंडम प्रोबेबिलिटी के साथ सैंपल करें तो 1500 सैंपल भी पर्याप्त होते हैं। अच्छा। लेकिन भारत में जितनी ज़्यादा विविधता है उसके कारण सैंपल साइज़ बड़ा लेना पड़ता है। पिछले 1 महीने में हमने 25,000 लोगों को अलग से इंटरव्यू किया, लेकिन जो हमारा ट्रैकर है उसमें पिछले जब हमने लास्ट MOTN किया था 26 जनवरी का, 27 जनवरी से लेकर 14 अगस्त के बीच में तकरीबन हमारे ट्रैकर में हमने 1.25 लाख मतदाताओं से बात की है। तो टोटल मिला के 1.5 लाख से ऊपर मतदाताओं का सर्वेक्षण ये किया गया है, जो कि बहुत बड़ा सैंपल माना जाता है। लेकिन चूंकि इंडिया में, भारत में इतनी विविधताएं हैं, इतने राज्य हैं, कोई 543 में कोई एक सीट ऐसी नहीं है जिसका मिजाज दूसरी सीट से मैच खाता हो। सबकी अपनी अपनी, इसलिए हमको सैंपल साइज बड़ा लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सारी 543 सीटों का सर्वेक्षण करते हैं। कोई हम छोड़ते नहीं हैं। हमारे औचक सर्वेक्षण का मतलब ये नहीं है कि हम 543 में से 50 छाँटें और उन 50 में करें, नहीं, ऐसा नहीं है। हम एक एक सीट का सर्वे करते हैं। तो क्या है देश का मिजाज, और जो हमने देखा सबसे बड़े मुद्दे, और उसमें भी बार बार जो मेरे मन में सवाल रहता है वो ये कि वोटों में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, ये 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं। जनता भी ये महसूस कर रही है, लेकिन जब वोट करने जाते हैं लोग तो वो नज़र नहीं आता। देखिए, हम लोग रोज़ ही, चूँकि हमारे ट्रैकर्स रोज़ चलते हैं और हम 11 भाषाओं में रोज़ पूछते रहते हैं सारे देश में कि आपके पास में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। बड़ी तादाद में लोग महंगाई को मुद्दा बताते हैं, बेरोज़गारी को बताते हैं। बहुसंख्यक लोग ये कह रहे हैं बड़ी तादाद में कि आज की तारीख में आर्थिक कारणों के कारण उनका रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। लेकिन विरोधाभासी बात ये लगती है लोगों को कि इतना सब होने के बाद में भी लोग ये कैसे कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। या उसका कारण ये है कि मुद्दे बताना अलग है, मुद्दे का, समस्या का समाधान कौन दे सकता है, ये बात अलग है। जब हम एक सवाल पूछते हैं आपकी सबसे बड़ी आज दिक्कत क्या है, तो लोग, मानिए उन्होंने बोला महंगाई है या बेरोजगारी, उसके बाद में हम उनसे ये पूछते हैं कि अच्छा आपके हिसाब से इस समस्या का समाधान कौन दे सकता है। इस सवाल के जवाब में बड़ी तादाद में लोग नरेंद्र मोदी का नाम लेते तो हैं। यही वजह है कि हमने देखा है कि जो बहुत बड़ा फर्क है, या ज़्यादातर लोग जो अभी भी नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये और जो डिफरेंस हम देख रहे हैं राहुल गांधी और उनके बीच में, ये सबसे बड़ी वजह है इसकी। बिल्कुल, और ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में लागू नहीं है। ये देश की वोटर्स की मानसिकता ये इस तरीके की है, जो सॉल्यूशन देने वाले नेता के साथ में उसका लाभ बड़ी तादाद में जो देश के तमाम एक्टिव मुख्यमंत्री हैं उनको भी है, और उनमें बड़ी तादाद में विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं। अगर आप देश के आज हमारे इसी सर्वे में टॉप 10 मुख्यमंत्रियों का जिक्र करें तो उसमें से 10 में से 7 विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये देश की जनता जो है ना, ये उस प्रोफेसर की तरह बिहेव कर रही है जो आपको इस बात के लिए नंबर देती है कि आपने कितनी मेहनत की, कितनी कोशिश की अपने जवाब देने में। तो वो एफर्ट को देख रही है, आपकी विश्वसनीयता को देख रही है कि आपने कितना दिल लगा के काम किया, आपने कोशिश की कि नहीं की। समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ, ये उतना बड़ा उनके लिए कारण नहीं है जितना एफर्ट्स मारे कि नहीं मारे, ये उनके लिए। और मुझे लगता है कि इस एक मुद्दे पे आकर कि प्रधानमंत्री मेहनत बहुत करते हैं, ये बात तो उनके विरोधी भी कबूल करते हैं कि भाई बंदा लगा रहता है। थोड़ा सा दूसरे तरीके से कबूल करते हैं कि जब देखो तब चुनाव की तैयारी में लगा रहता है। मतलब ये क्या बात हुई, प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव में भी जूझा रहता है और म्युनिसिपैलिटी के भी चुनाव। बिल्कुल। तो ये जिसे विपक्ष के बहुत सारे नेता एक तंज करते हैं जिसके ऊपर कि प्रधानमंत्री बताइए म्युनिसिपैलिटी में भी लग गया। दरअसल जनता उसको इस तरह से देखती है कि ये बंदा ऐसा है जो 24/7 काम करने के मोड में है, 24/7 इलेक्शन के मोड में है, और अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। यही बात ये है कि ऐसे नेता देश के जो उनकी मेहनत की अपने राज्य में बराबरी की टक्कर ले लेते हैं। ममता बनर्जी चुनाव दोबारा जीत जाती हैं, अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स करते हैं, दोबारा चुनाव जीत जाते हैं, नवीन बाबू उड़ीसा में चुनाव पे चुनाव जीतते हैं, उनको डर ही नहीं लगता। तो ये एक अपने देश का हम कह सकते हैं कि भले ही हमने एक तरह से लोकतंत्र का जो मॉडल चुना वो ब्रिटिश जीता, फर्स्ट पास द पोस्ट, लेकिन दरअसल हमारे देश के मतदाताओं की मानसिकता एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ वो उसकी हो गई है, जो एक नेता को सामने रख करके वोट देने का मन बनाते हैं। और इसी कारण से अब
जो पिछला एक दशक है वो प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर की ओर अब ज्यादा जा रहा जी। है। पिछले 5 दशक जो थे वो हमने पहले देखे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बिल्कुल, मैं आपसे पूछने वाली थी वही। और अब जो है माहौल प्रो इनकम्बेंसी का हो रहा है, तो जनता जो वोट देती है उसमें सबसे बड़ा वो ये देखती है कि कौन नेता जिसको चुना है उसने मेहनत की कि नहीं की, हमारे लिए एफर्ट लगाया कि नहीं लगाया, लेकिन काम किया कि यशवंत जी सवाल ये भी है ना कि वोटिंग परसेंटेज पे जो बहुत कम मार्जिन नज़र आ रहा है, क्या इसमें और कुछ शिफ्ट और कुछ और परिवर्तन हमें देखने को मिल सकते हैं? अगर आप यूपीए एनडीए मतलब या अपोजिशन अलायंस और एनडीए के बीच की बात कर रहे हैं कि 2% का ओवरऑल आंकड़ा सिर्फ दिख रहा 2% का, जी। है, तो उसमें 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट करनी जरूरी है। 2% का अंतर केवल इसलिए दिख रहा है क्योंकि विपक्ष के गठबंधन के अंदर वो तमाम वोट जोड़ दिए गए हैं जो एक्चुअली वो एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। मसलन कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट केरल में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी लड़, लेकिन केरल में उनका वोट शेयर 81% आ रहा है क्योंकि दोनों के वोट जोड़ दिए जा रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए सीताराम येचुरी कह चुके हैं कि हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब कैलकुलेशन हो रहा तो उनके वोट जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सुपरफिशियल तो ये अरिथमेटिक है जो देखने में 2% का गैप है। दरअसल अगर आप ये विरोधाभास हटा दें तो 2 के बजाय वो तकरीबन 5% का वोट दिखेगा। दूसरी चीज, आप अलग अलग राज्यों में देखिए, वहां पर मामला या तो एक तरफ इधर है या उधर है। यानी तमिलनाडु में अगर डीएमके अलायंस 50% से ज्यादा वोट पोल कर रहा है तो वही स्थिति बीजेपी के अलायंस की है। मतलब आप ऐसे राज्य देखिए जहां पे हिमाचल प्रदेश अभी भी कांग्रेस जीती, विधानसभा जीती, आज हमारा सर्वे में आ रहा है 60% वोट लोग कह रहे हैं कि लोकसभा के लिए वहां देंगे। तो विधानसभा में वोट कुछ, लोकसभा में कुछ, कर्नाटक में भी वैसा ही है हाल है। ये तो वही वाली मानसिकता हो गई ना कि लोकसभा के समय, चुनावों के समय वोटर की मानसिकता बिल्कुल अलग है और जब विधानसभा के लिए वो चुनता है तो वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और दरअसल देश के 30 राज्य अगर आप गिने, वैसे 30 राज्यों में से जो 2 अर्ध राज्य हैं और एक अभी जिसे हम राज्य नहीं माने लेकिन राज्य तो पहले रहा है, तो भी 30 राज्यों के मोटे मोटे कैलकुलेशन में आप ये पाएंगी कि 25 राज्य ऐसे हैं जो या तो इस तरफ है या उस तरफ है, बहुत क्लियर है। 10-10%, 20-20% के मार्जिन से। केवल 5 राज्य ऐसे हैं जिसे आप कह सकते हैं कांटे की टक्कर होगी, और उन 5 राज्यों में दरअसल पूरे देश की राजनीति इवेंचुअली डिसाइड हो जाएगी। 5 राज्यों में है महाराष्ट्र, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल। अच्छा। ये 3 तो मुख्य, 5 खास 5 राज्य हो गए। 4 राज्य बचे हुए 2 राज्यों में से, जिसमें से हम कहें एक कर्नाटक, जिसमें ट्रांजिशन अभी हो रहा है, अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, उसका ट्रांजिशन हो रहा है, और दूसरा कर्नाटक, और दूसरा में बिहार हमने गिना दिया था आपको, दूसरा मध्य प्रदेश, जहां पे अभी बहुत कांटे की लड़ाई अभी लग रही है। तो विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को हो सकता है बढ़त मिले लोकसभा में, लेकिन वही वोटर बीजेपी के लिए बढ़त बोल रहा है, जिस मानसिकता की बात कर रहे थे। तो एक इंटरेस्टिंग होगा फैक्टर वो देखने का। लेकिन इन 5 राज्यों को अगर आप फॉलो करेंगे क्लोजली तो देश किस तरफ जाने वाला है ये आपको क्लियरली पता लगेगा। लेकिन जो सेमीफाइनल कहा जा रहा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और उसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं झारखंड के बारे में भी। और चलिए 5 राज्य अगर आप काउंट करेंगे हाल फिलहाल में विधानसभा के, तो मिजोरम को भी काउंट कर लीजिए। लेकिन 3 जो बड़े राज्य और खासतौर से 2 जहाँ पर कहा जा रहा है कि जबरदस्त कांटे की टक्कर है और ये लोकसभा का सेमीफाइनल होगा। मुझे लगता है कि अब हम लोग को ये सेमीफाइनल शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये वो तब तक लागू था जब तक हमारे यहाँ पे एक थ्योरी चलती थी कि विधानसभा चुनाव के जो वोट पड़े हैं उसके बाद में एक हनीमून पीरियड होता है, और वो हनीमून पीरियड लगभग 6 महीने से 1 साल का होता है। और उसमें अगर लोकसभा चुनाव विधानसभा के तुरंत बाद हो गए तो वैसे ही नतीजे दोबारा आते हैं। ये बात पहले 5 दशकों में सत्य थी, उसके बाद से असत्य हो चुकी है, और पिछले 10 सालों में तो भरी पूरी नष्ट हो चुकी है। क्योंकि आप 2018 के चुनाव देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीतती है, और 5 महीने के अंदर 25 की 25, 27, 28, 11 में से 10 सुपड़ा साल। उसके पहले आप 2014 में दिल्ली देखिए, हम देश की राजधानी में खड़े हैं, 7-0, और 1 साल भी नहीं बीतता है 70 में से 67 अरविंद केजरीवाल, 2019 7-0, फिर 65 अरविंद केजरीवाल। तो ये जो उलट बांसिया है देश की जनता का, जिसे मैंने स्प्लिट वोट का नाम दे रखा है, और अब वो टर्म कामयाब भी हो रहा है। तो स्प्लिट वोट ये देश का लगभग मेरा मानना है अब करीबन 20% ऐसी जनता है जो लोकसभा और विधानसभा ये दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग वोट दे रही है, और उनका आपस में कोई सरोकार नहीं है।
उसको इस लेवल पे लगता है कि हम जिस लेवल पे जिसको सही समझते हैं हम उसको वोट देंगे। जिस वन नेशन वन इलेक्शन की जो प्रधानमंत्री बात करते हैं, अगर, और वैसे वो पुरानी नई बात नहीं है, सन 67 तक इस मुल्क में वन नेशन वन इलेक्शन ही होते थे, ये आपकी जानकारी के लिए बताएं। 67 के बाद में ही ये अलग अलग होने शुरू हुए। लेकिन आज की तारीख में फर्ज कीजिए कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है, दिल्ली शहर में म्यूनिसिपैलिटी, विधानसभा और लोकसभा तीन वोट पड़ते हैं, तो वोटर इसी शहर में 3 अलग पार्टियों को वोट दे करके निकलेगा। ये इस देश के वोटर ने अपने को इतना परिपक्व कर दिया है आज की तारीख में। ये देश के लोकतंत्र की मजबूती है और खूबसूरती और उसकी खूबसूरती। एक और सवाल, जिस तरह से एक ही प्लेटफॉर्म पर इतने सारे लोगों का एक साथ जुटना और जिस स्ट्रेटेजी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या ये मुश्किलें खड़ी करेगा और ये इस सर्वे में कवर हुआ है? देखिए, वो सर्वे में कवर तो हुआ है, लेकिन उसको कवरेज में एक चीज ध्यान रखिए कि इंडिया अलायंस के वोट और सीट जो बढ़ते हुए दिख रहे हैं वो किसकी कीमत पे आ रहे हैं? वो आ रहे हैं अन्य की कीमत पे। अन्य कौन थे? यही इंडिया अलायंस के मेंबर थे, यही ममता बनर्जी थी, यही शरद पवार थे, यही आरजेडी थी, जितने भी अन्य थे। तो अगर इंडिया अलायंस में ये सारे लोग साथ में आ रहे हैं तो अन्य की कीमत पे आ रहे हैं, तो संख्या बल में बहुत अंतर पड़ना मुश्किल है। ये बात इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझिए कि 14 और 19 की जिस लड़ाई में हम लोग लगातार बात करते हैं, क्या ये दोनों लड़ाइयाँ बीजेपी इसलिए जीती कि विपक्ष के नेता फेल हो गए? नहीं। ममता बनर्जी हो, चाहे स्टैलिन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल, सब ने अपनी लड़ाइयाँ अच्छे से बखूबी लड़ी। जीते भी वो लोग अपने अपने राज्यों में जो वो जीत सकते थे। बीजेपी को बहुमत इसलिए मिला क्योंकि कांग्रेस फेल हुई। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ये करीबन 200 के आसपास सीटें जो थी, वहां पे बीजेपी का स्ट्राइक रेट 95% था। 5% के स्ट्राइक रेट पे कांग्रेस कितना बीजेपी को रोक सकती थी? तो अभी भी स्थिति वही है। ये सारा अलायंस एक साथ भी आ जाए तो भी राज्य के लेवल पे क्या फर्क पड़ना है? ममता बनर्जी तमिलनाडु में क्या इम्पैक्ट करेंगी, या स्टैलिन आके गुजरात में कांग्रेस को कितने वोट दिला पाएंगे? अपने अपने राज्यों में स्टैलिन 39 की 39 सीटें जीत रहे हैं हमारे सर्वे में, ठीक है, लेकिन कांग्रेस 26 की 26 गुजरात में हार गई। तो उससे फर्क नहीं पड़ना है। न फर्क इस बात से पड़ना है कि अपोजिशन के अलायंस आने के बाद में उनके समर्थकों का जो एकदम एक तरह से मोरल हाई हुआ है, डाउन था, उसका असर पड़ेगा। लेकिन लड़ाई दरअसल अंत में इस मुल्क में कांग्रेस को लड़नी है बीजेपी से। जब तक कांग्रेस अपनी लड़ाई नहीं ठीक से लड़ेगी, जब तक कांग्रेस अपने गढ़ नहीं जीतेगी, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी को कोई परेशानी होने वाली है तब तक। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।